मेरे दादाजी ने अपनी मौत की कसम देकर मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं इतना बेवकूफ़ और लापरवाह कभी नहीं हो सकता हूँ कि मैं किसी औरत से सिर्फ 1 महीने से भी कम समय में एकदम लट्टू हो जाऊं। मेरी वो सारी अजीब हरकतें सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि मैं उस वक्त बहुत नासमझ था। शेन किंग्क्यू के तरीके बहुत ही ज्यादा चालाक और खतरनाक थे। वो फ्लर्ट करने में सच में बहुत उस्ताद थी। हाँ, एकदम सही बात है। ऐसा ही हुआ होगा। मैंने कसम खाई कि अब से मैं एकदम शांत और समझदार बनूंगा और उसे खुद को ऐसे कभी चिढ़ाने नहीं दूंगा कि मेरा दिल फिर से पागलों की तरह धड़कने लगे। जिन चेंग और मेरे अलग होने के बाद मुझे अचानक याद आया कि आज मेरे यहाँ आने का असली मकसद क्या था। मैं तो उससे ये सलाह मांगने आया था कि उस औरत को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाऊं, लेकिन उस साले ने तो पूरा गेम बजा दिया और मेरे ऊपर ही पासा पलट दिया। उसने कहा कि मैं किंग्क्यू पर पूरी तरह फिदा हो चुका हूं और मैं अपना असली काम भी भूल गया। ये बहुत दिमाग दही करने वाला है। मुझे वो चुड़ैल 1% भी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं एकदम भयंकर खोपड़ी सटकी हुई हालत में अपने घर वापस गया। वो अभी तक घर नहीं लौटी थी, लेकिन लिविंग रूम में मैंने उस मनहूस को देखा जिसे मैं अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। भाई, वो झांग जिंगयू थी। वो सोफे पर आराम से बैठकर मेरे दादाजी के साथ गपशप कर रही थी। उसे अपनी आंखों से देखते ही मेरा पूरा माथा ठनका और मेरा चेहरा एकदम लटक गया। यार, मेरे एक्सप्रेशन को देखकर जिंगयू ने फिर से दुखी होने का ड्रामा शुरू कर दिया। पहले वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे और क्लोज दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे देखते ही उसका मुंह लटक गया। वो इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं, पर मुझे उसे कोई भी घास डालने का बिल्कुल शौक नहीं था और बिना कोई फालतू बात किए मैं सीधे अपने कमरे में ऊपर चला गया। बूढ़े मास्टर ये लिविंग रूम में अकेले रह गए और उस मनहूस को देखते हुए उन्होंने एक बहुत भारी सांस ली। ली यूयू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा और ये श्वान का कोई मेल नहीं है। दादाजी की ये कड़वी बातें उस लड़की के ऊपर एक ठंडे पानी की बाल्टी गिरने जैसी एकदम शॉकिंग और भयानक ही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बहुत बेचारी फील कर रही थी और उसे यकीन नहीं हुआ कि हमारा मेल कहाँ से सही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। हमारे खानदान एकदम बराबर के हैं। हम बचपन के प्यार हैं। वो इतना हैंडसम है और मैं भी कतई जहर हूं, तो फिर हम दोनों मैच क्यों नहीं हैं। उसकी आवाज रोने से भारी हो गई थी। सच में वो दोनों सच में एकदम स्वर्ग से बनी हुई जोड़ी लग रहे थे, लेकिन दादाजी बिल्कुल चुप रहे और उनका ये सन्नाटा किसी भी कड़वी बात से बहुत ज्यादा चुभने वाला खतरनाक था। जिंगयू जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही थी, उसके आंसू उतना ही बाहर निकल रहे थे। किसी की नजरों से बचने के लिए वो सिर्फ अपना सिर नीचे झुकाकर चुपचाप अपने सारे आंसू बहा रही थी। सच में तभी एकदम साफ औरत की आवाज गूंजी, जो बारिश में भीगे हुए फूल जैसी रोती हुई लग रही थी। मेरी बीवी वापस आ गई थी और अंदर घुसते ही उसने उस जिंगयू को बुरी तरह से रोते हुए देखा। जिंगयू का चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया और वो टूटी हुई लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी शर्म भर गई। उसे याद आया कि बीवी ने कल रात क्या कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो उसे पसंद करती है। भैंस की आंख, उस बात का आखिर क्या मतलब हो सकता है। उसने पूरी रात इस बात पर दिमाग खपाया, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। आज तो जैसे किसी चुड़ैल का साया हो, वो फिर से हमारे घर आ टपकी। किंग्क्यू ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उस मनहूस से पूछा कि अब मैंने क्या कांड कर दिया है। ये देखकर कि उस नल्ली के आंसू फिर से बाहर टपकने ही वाले हैं, वो लाचारी में थोड़ा सा मुस्कुरा दी। वो चलकर उसके पास गई और उस मनहूस के बिल्कुल बगल में बैठ गई। फिर उसने एक टिश्यू निकाला और बहुत ही प्यार से उसे देते हुए एकदम मीठी आवाज में बोली, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम पानी से बनी हो? उसने उस टिश्यू को देखा और उसे अपने हाथ में लेने से पहले थोड़ी हिचकिचाई। अपने अजीब से होश में उसे मेरी बीवी की आवाज में कुछ बहुत ही ज्यादा प्यार महसूस हुआ। प्यार? क्या वो एकदम पागल हो चुकी है या फिर मेरी बीवी का दिमाग दही हो गया है जो वो ऐसा कर रही है? नीचे सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने अपनी आंखों से ये पूरा तमाशा देखा। मैंने बालकनी से अपनी बीवी को गाड़ी चलाकर वापस आते हुए देख लिया था, इसलिए मैं तुरंत नीचे आ गया था और फिर मुझे ये सब दिखा। मैंने देखा कि मेरी बीवी उस औरत के साथ बैठी है जो मुझ पर डोरे डालती है। वो नल्ली बुरी तरह रो रही थी और मेरी बीवी उसे बहुत ही प्यार से चुप करा रही थी। अगले ही सेकंड उस किंग्क्यू की बातों ने मेरे गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। वो बोली, अब और मत रो, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें ऐसे बेकार मत बहाओ। एक ऐसे आदमी के लिए रोना बिल्कुल फालतू है जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। उसका चेहरा सीरियस और प्यारा दोनों लग रहा था। ये सुनकर मेरी भौहें गुस्से से भयंकर फड़कने लगी। व्हाट द हैक, मेरी बीवी आखिर कर क्या रही है? वो तो उसकी सौतन है और वो अपनी सौतन को चुप करा रही है और साथ ही मेरी भी बेइज्जती कर रही है, ये कहकर कि मेरी कोई औकात ही नहीं है। मेरे बर्दाश्त की नस फटी और मैंने गुस्से से उसे घूरा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने अभी किसे 2 कौड़ी का कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है? भाई, कायदे से देखा जाए तो क्या उसे मेरी वजह से उस नल्ली से नफरत नहीं करनी चाहिए? लेकिन वो जिस तरह से उसे देख रही थी, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि उसका दिल टूट रहा। किंग्क्यू ने मेरे इतने गुस्से वाले रूप को बिना किसी खौफ के एकदम चिल होकर देखा और उल्टा मुझसे ही सवाल कर लिया, तुमने फिर से उसे क्यों रुला दिया? क्या किया तुमने आज फिर से? वो अब उस छपरी का बचाव कर रही है। क्या उसे पता भी है कि उसका असली सगा कौन है? मुझे इतना भयंकर गुस्सा आया कि मैंने बिना सोचे समझे सीधा बोल दिया, मैंने उसे पीटा है। हाँ, और इसीलिए वो रो रही है। ठीक है, ये पहली बार था जब मैंने उसके सामने अपना ऐसा भयंकर और खूंखार रूप दिखाया था। मेरी बीवी ने मेरा साथ देने के बजाय मेरी दुश्मन का ही बचाव किया। यार, ये बात किसी भी इंसान का दिमाग दही करने के लिए काफी है। किंग्क्यू एकदम शॉक में थी और मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में इतना गुस्सा कर सकता हूं। मैंने उसे घूरा और जाने के लिए मुड़ा। तुम कहां जा रहे हो? पीछे से मेरे दादाजी ने एकदम जोर से चिल्लाकर पूछा।
मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा और सीधा बोल दिया, बाहर कांड करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारे लिविंग रूम में एकदम से भारी सन्नाटा छा गया। वो जिंगयू इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसकी रोने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने छुपकर मेरी बीवी को देखा। क्या मेरी वजह से तुम दोनों का लफड़ा हो गया है? सच में किंक्यू ने उसे देखा, उसकी बातें इतनी फेक क्यों लग रही थी? वो फिर भी अपनी सफाई देना चाहती थी। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, कसम से। अब और कुछ मत बोलो। किंक्यू ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम जितना ज्यादा बोलोगी तुम उतनी ही ज्यादा झूठी और एकदम फेक लगोगी, समझ गई ना? दादाजी ने उन दोनों की तरफ देखा। उन्होंने ना सिर्फ मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने तो पूरे जोश में आकर उस नल्ली जिंगयू को रात के खाने के लिए भी घर पर रोक लिया था। उसने छुपकर मेरी बीवी की तरफ देखा और मना नहीं किया। तो फिर हमारे लिविंग रूम में किंक्यू, मेरे दादाजी और वो नल्ली तीनों मजे से एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सच में मैं वहां से सीधा बाहर निकल गया ताकि मैं अकेले बैठकर दारू पी सकूं और अपने इस भयंकर दुख को भुला सकूं। मेरी जिंदगी एकदम झंड हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मुझे। वैसे मैं बिल्कुल अकेला नहीं था। मैंने बाई लॉन्ग्यू लियू जियान ली और एक और दोस्त को बुला लिया था। बस मैंने सिर्फ एक ही इंसान को नहीं बुलाया था और वो था साला शेन यार। बिल्कुल ये चेन। उन तीनों के आने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक पाए कि भाई शेन ये चेन कहाँ रह गया है आज। मेरा चेहरा एकदम खुंखार था और मेरी आवाज में बहुत भयंकर गुस्सा भरा था। मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरी अभी किंक्यू से बहुत तगड़ी वाली खोपड़ी सटकी हुई है, जिसकी वजह से मैं ऐसा और मैं उस यचेन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आखिरकार वो दोनों भाई बहन हमेशा से एक ही टीम में जो रहते हैं हमेशा। लॉन्ग्यू ने मुझे चिढ़ाते हुए स्माइल की, क्या सीन है? क्या उसने तेरा फ्यूज उड़ा दिया है? मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उन तीनों ने शौक में एक दूसरे की तरफ देखा कि माजरा क्या है सच में। क्या ये चेन ने तेरी वाट लगा दी है? आज दोपहर तो ग्रुप चैट में सब कुछ एकदम सही था ना? जियानेली बार बार मेरी दुखती रग पर हाथ रख रहा था और मजे ले रहा था, सच था। और हंसकर बोला, जा जाकर अपनी बीवी को बता दे, वो उसे सबक सिखा देगी। मेरे सामने उस औरत का नाम मत ले तू। बिल्कुल। मेरा पारा एकदम हाई हो गया और मैंने जियानेली को खूंखार नजरों से घूरा। वो तीनों तुरंत समझ गए, ओहो, तो इसका मतलब ये चेन ने कोई कांड नहीं किया है, बल्कि लफड़ा कहीं और है और असली तबाही तो किंक्यू ने मचाई है। ये चेन तो बस फालतू में लपेटा गया है। इस बार उन तीनों के अंदर की पंचायत पूरी तरह से जाग चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा मजे लेते हुए एक्साइटमेंट में मुझसे पूछने लगे कि माजरा क्या है तेरा और तेरी बीवी का क्या सीन चल रहा है, हमें भी बता दे। क्या तुम्हारा लफड़ा हुआ? क्या उसने तुमको डांटा या फिर कोई तमाचा जड़ दिया? उन तीनों की फालतू की नौटंकी देखकर मेरा दिमाग दही हो रहा था। मैंने उन तीनों के चेहरों को देखा जो चुगली करने के लिए एकदम उतावले हो रहे थे और भयंकर गुस्से में उनसे बोला, उसकी इतनी औकात की वो मुझे डांटे या फिर मुझे हाथ भी लगाए। उन तीनों नल्लों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैंने अपना स्वैग दिखाते हुए एक गहरी सांस ली और मेरा मुंह अब जाकर थोड़ा सा सीधा हुआ था। फिर वो दोबारा पूछने लगे, तो फिर आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या कांड किया है? मैं एकदम चुप हो गया। उसने मेरे साथ गलत किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया और उसको मेरी कोई परवाह नहीं। जितना मैं सोच रहा था उतना ही मेरा माथा ठनक रहा था और मैंने चिढ़कर कहा, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, एकदम कुछ भी नहीं। उसने कुछ नहीं किया और तुम्हारी ये खटिया खड़ी हो गई है। उन तीनों को मेरी बात पर एकदम भरोसा नहीं हुआ। मैंने मुंह बनाया और एक बहाना फेंका, मेरा मूड किसी और लफड़े की वजह से खराब है, उसकी वजह से नहीं। मेरी इस बात पर मुझे ही यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये एकदम कचरा बात लग रही थी, लेकिन वो पीछे ही पड़ गए। आखिर माजरा क्या है, हमें बताओ, हम तुम्हारी पक्का मदद करेंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था तो मुझे अपनी ये झूठी एक्टिंग चालू रखनी पड़ी। तुम लोग इसमें कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम क्यों नहीं मदद कर सकते? तीन फट्टू मिलकर भी एक डॉन बन सकते हैं। हम तीनों एकदम हार्ड और खतरनाक लेवल के लौंडे हैं ना। ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम तेरा रायता समेट नहीं सकते? ये काम की ही बात है। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था तो मैंने फालतू बकवास शुरू की। मुझे तुम लोगों के एहसान की जरूरत नहीं है, मैं अब ओजी बन गया हूँ। मुझे अकेले ही एआई नाम की उस पूरी कंपनी का सारा भार अपने कंधों पर उठाना ही होगा। दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं खुद का गोट बनूं। जब तुम खुद अंदर से एक बीस्ट होते हो तभी असली ताकत तुम्हारे हाथों में होती है। मुझे लगा मैंने एकदम आग लगा दी है। मेरा खुद के लिए तालियां पीटने का मन कर रहा था। मुझे लगा वो मेरे इस खतरनाक एटीट्यूड और समझदारी को देखकर एकदम मेरे फैन हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने सीधा असली मुद्दे पर ही निशाना साध दिया। मतलब तुम्हारे काम में कोई वाट नहीं लगी है। ये शेन छिंगछी हुई है जिसने तुम्हारा मूड खराब किया है। मेरी सारी एक्टिंग बेकार गई, मेरी सारी मेहनत का बटाधार हो गया। मेरे पल्ले इतने डम दोस्त क्यों पड़े हैं? मैंने अपना गुस्सा निकालते हुए चिल्लाकर कहा, मैंने बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन तीनों छपरियों को मेरी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था और वो मजे लेने लगे। ठीक है बाबा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। लियू जियानली ने चुपके से शेन येचेन को मैसेज ठोक दिया। जब तुम सब एकदम ठूस कर खाने वाले थे तब वो लेजेंड जाकर वहां सबसे आखिरी में आराम से टहलते हुए पहुंचा। उसने टेबल पर बचे हुए झूठे खाने को देखा और उसका दिमाग खराब हो गया। तुम लोगों ने पूरा खाना सफाचट करने के बाद मुझे बुलाया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का झूठा नहीं खाया था। ऊपर से वो चारों वहां मौजूद थे। ये एकदम साफ था कि उन्होंने उसे बुलाने का कभी सोचा ही नहीं था। तो क्या वो लोग उसे एकदम साइडलाइन करके गेम बजा रहे थे? क्या तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो? उसने एकदम गुस्से में लियो से सीधा सवाल किया। उन तीनों नल्लों ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए और एक साथ मेरी तरफ अपनी उंगली उठा दी। ये हमारा काम नहीं था, इसी ने हमें तुम्हें बुलाने के लिए एकदम साफ मना किया था। अगले ही पल उसकी वो खूंखार और कातिल नजरें सीधा मेरे ही चेहरे पर गड़ गई। मैंने उसके उन सवालों का सामना किया और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे उस छिंगछियों की याद आई मेरा सारा खौफ हवा हो गया और मैं वापस बॉस बन गया। तो क्या हुआ?
अगर मैंने उसको कटने के लिए अकेला छोड़ दिया। मैंने एकदम कड़क अंदाज में नाक सिकोड़ी और अपना मुंह फेर लिया। मेरी इस फालतू हरकत को देखकर वो अपना गुस्सा भूलकर एकदम पागलों की तरह हंस। तू तो एकदम बवाल चीज है। तू ही वो मास्टरमाइंड है जिसने इसे साइड किया और अब तू ही इसे अपना सस्ता एटीट्यूड दिखा रहा है। वो भड़कने ही वाला था कि लियो ने उसे पीछे खींचकर उसके कान में कुछ फूका। तुम्हारी बहन ने ही इसका दिमाग खराब किया है। ये सुनते ही उसकी भौहें तन गई। मेरी अपनी बहन ने इस जोकर का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है। उसकी बहन तो एकदम सुलझी हुई और तमीज वाली बंदी है। वो तेरा रायता कैसे फैला सकती है? मुझे तो यही लग रहा है कि तूने ही उससे पक्का कुछ उल्टा बोला होगा। मेरी बहन ने इससे ऐसा क्या कह दिया? उसने लियो से जबरदस्ती उगलवाना चाहा, लेकिन उसने सिर हिलाकर तुक्का मारा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर लगता है इसकी बुरी तरह से फट गई है। उसने पक्का इसकी अच्छे से क्लास लगाई होगी। वो भी इस बात से एकदम सहमत था। उसकी बहन कभी हाथ नहीं उठाती, वो हमेशा लॉजिक से ही लोगों की बोलती बंद कर देती है। तू पक्का अपने उसी पुराने घमंड में हवा में उड़ रहा होगा और उसने तुझे तेरी असली औकात दिखा दी, इसलिए तेरा ये थोबड़ा इतना उतरा हुआ लग रहा है। वो मेरी इन बच्चों वाली हरकतों को बिल्कुल भाव नहीं देने वाला था। वो सीधा मेरे मुंह पर आकर खड़ा हुआ और पूछा, तूने मेरी बहन से क्या बकवास की? मेरी आंखें एकदम से ऐसे बाहर आ गईं जैसे अभी फट कर गिर जाएंगी। तेरा क्या मतलब है कि मैंने उससे पंगा लिया? ये एकदम साफ है कि उसी ने मेरे काम में टांग अड़ाई थी। मैंने उससे कोई पंगा नहीं लिया है। मैंने अपने दांत पीसते हुए एकदम साफ इनकार कर दिया। उसने खौफनाक स्माइल दी और एकदम कातिल आवाज में मुझे धमकी दी, अगर तूने मेरी बहन को रुलाया तो बेटा बच कर रहना, वरना तेरा गेम बजा दूंगा। इस बार तो सच में मुझे भयंकर गुस्से से रोना ही आ रहा था। ये दोनों भाई बहन एकदम असली वाले राक्षस हैं। एक मेरा दिमाग चाटती है और दूसरा मुझे कूटने की धमकी देता है। मैं आई परिवार का एकदम सबसे रुतबे वाला इकलौता वारिस हूँ। मेरे साथ आज तक ऐसा खटिया काम कभी नहीं हुआ। ये दोनों भाई बहन सच में किसी को कुछ नहीं समझते। ये एकदम साफ है कि तुम्हारी बहन ने ही लफड़ा शुरू किया। मैंने एकदम खूंखार नजरों से उसे घूर कर देखा। तू सिर्फ इसलिए सही और गलत को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो तेरी सगी बहन है। उसने एकदम बिना किसी झिझक के तुरंत पलटवार करते हुए कहा, नो, वे ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन फालतू के लफड़े करने वालों में से बिल्कुल नहीं है। तेरी बहन नहीं है तो क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं हूं इसके बाद लियू बाई लांग्युए और वो खुद भी? उन चारों नल्लों ने एक साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। तू ही वो पनौती है जो हमेशा रायता फैलाता है। ठीक है बेटा, एकदम ठीक है, मैं ही पनौती हूँ। यही है मेरे वो जिगरी भाई जिनके साथ मैंने इतने साल निकाले हैं। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने ये सारा तमाशा खड़ा किया है। खुश, मैंने एकदम कड़क आवाज में ये बोला और कुर्सी को लात मार दी और बिना मुड़कर देखे वहां से सीधा कट लिया। उन चारों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और समझ गए कि भाई का फ्यूज उड़ चुका है। फिर सबकी निगाहें सीधा ये चेन पर टिक गई। उसका भी चेहरा उतर गया था और एकदम बकवास लग रहा था। फिर लियू ने एकदम धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, इसका ये मरा हुआ थोबड़ा देखकर तो यही लगता है कि पक्का तुम्हारी बहन ने ही इसकी अच्छे से वाट लगाई होगी। ये सुनकर ये चेन के माथे पर भयंकर वाली सिलवटें पड़ गईं और वो गहरी सोच में डूब गया। उसकी बहन ऐसे फालतू पंगे लेने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरा वो भयानक रिएक्शन भी कुछ हजम नहीं हो रहा था। क्या सच में उसकी बहन ने मेरा गेम बजाया है? उसने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपना फोन निकाला और उसको कॉल लगा दिया। उसने अभी बस झांग जिंग्यू को वहां से विदा ही किया था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने एकदम अटकते हुए अपनी बहन से पूछा, बहन क्या तेरा इसके साथ कोई लफड़ा हुआ है? उसने एकदम चिल मारते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर वो क्यों बोल रहा था कि तूने उसे पोक किया है? उसने फिर से जोर देकर पूछा। वो एक सेकंड के लिए एकदम चुप हो गई और पलटकर सवाल किया, क्या तुम सब साथ में हो? हम अभी तक साथ थे, पर वो अपनी हवा में वहां से निकल चुका है। उसकी आवाज एकदम रिलैक्स थी। तू ज्यादा लोड मत ले, हम दोनों के बीच सब एकदम बढ़िया है। और बस इतना बोलकर उसने सीधा फोन काट दिया। वो उस कटे हुए कॉल को पागलों की तरह घूरने लगा। उसके चेहरे पर हजारों सवाल छपे हुए थे। एकदम बढ़िया, ऐसे कैसे सब बढ़िया हो सकता है? एक बंदा तो भयंकर गुस्से में कुर्सी तोड़कर भाग गया और दूसरी बोल रही है कि सब चिल है और फोन काट दिया। दोनों में से कोई भी सच नहीं उगल रहा है। उसे लगने लगा जैसे वो बिना मतलब की भसड़ में बुरी तरह से फंस गया है। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। जब दूसरे लौंडों का कटता है तो उनके जिगरी उन्हें सहारा देने आते हैं, लेकिन मेरे तो सारे भाई मिलकर सीधा उसी लड़की के पाले में जाकर खड़े हो गए। मेरी किस्मत ही झंड है। वो तो उसका अपना सगा भाई है और लियू के साथ साथ वो दूसरा नल्ला भी उसके बहुत बड़े वाले फैन बॉय बने फिरते हैं। सबके सब गद्दार हैं, यहाँ तक कि वो बाई भी अब पूरी तरह से उसका चमचा बन चुका है। मेरी जिंदगी में सिर्फ पनौती लिखी है, इसलिए मैं अपना सारा दुख मिटाने के लिए अकेला ही एक खतरनाक नाइट क्लब में चला गया। जब मुझे हल्की सी चढ़ गई तो मैंने वहां कुछ बंदी लोगों को अपने पास बुला लिया। क्लब के सारे लोग एकदम शौक में थे। ई को मजे करना पसंद है, पर उसने आज तक कभी लड़कियों के साथ गेम नहीं खेला था। आज फाइनली इसके दिमाग के तार सही जगह पर जुड़े हैं। जब उन लड़कियों ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर एकदम लालची वाली स्माइल आ गई और वो एक एक करके मेरे पास आ गई। मेरे प्यारे ई, माना कि मैं नशे में थोड़ा झूम रहा था, पर मेरा दिमाग अभी भी एकदम ओजी की तरह काम कर रहा था। मैंने तुरंत अपना मुंह बनाया और सिर नीचे कर लिया। मुझे गलती से भी छूना मत। वो सारी लड़कियां मुझे ऐसे देखकर एकदम सदमे में आ गई थीं, लेकिन उनमें से एक ओवर स्मार्ट लड़की अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और एकदम ठरकी अंदाज में हंसते हुए मेरे करीब आ गई। मैंने बिना कोई बकवास सुने सीधे उसकी बात बीच में ही काट दी और एकदम ठंडे दिमाग से बस इतना कहा, निकल ले मेरी खूंखार। और बर्फ जैसी ठंडी नजर उस पर पड़ी और वो खौफ खाकर सहम गई। इसके आगे एक भी फालतू शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसी जगह पर मेरा सिर्फ एक इशारा किसी की भी पूरी जिंदगी और किस्मत पलट सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गई। उसका हाल देखकर बाकी चारों लड़कियों की हवा टाइट हो गई। किसी ने भी ज्यादा डेढ़ शाना बनने की जरूरत तक नहीं की। मैंने हुक्म दिया, तुम चारों एक लाइन में तमीज से बैठ जाओ।
मेरे इतना बोलते ही वो तुरंत बिना कोई चू चपड़ किए मेरे ठीक सामने एक कतार में बैठ गई। मैंने अपनी महंगी शराब का एक घूंट मारा और बहुत ही आराम से अपना मुंह खोलते हुए बोला, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वो बोली, यंग मास्टर, आप बेझिझक पूछिए। मैंने अपनी पुरानी क्लासिक कहानी सुनानी शुरू कर दी। मेरा एक दोस्त है जिसकी अपनी मर्जी के बिना बिजनेस वाली शादी हुई थी। शादी के बाद एक औरत जो उसे पसंद करती थी वो सीधे उसकी बीवी के पास गई और तलाक का तरीका पूछा। इस पर बीवी ने जवाब दिया कि अगर वो औरत उसे 10 अरब दे दे तो वो उसे तुरंत तलाक दे देगी। अब तुम बताओ कि वो बीवी आखिर क्या सोच रही थी। चारों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। वो अच्छे से जानती थीं कि कौन सा दोस्त, ये तो सीधा मेरी ही कहानी चल रही है। उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगर जवाब में रायता फैलाया तो उनका बैंड बजना तय है। मैंने हुक्म दिया, एक एक करके जवाब दो। पहली लड़की ने थोड़ा दिमाग लगाया और सबसे पहले बोली, मुझे लगता है उस बीवी को पक्का पता था कि सामने वाली के पास 10 अरब नहीं है। उसने जानबूझकर इतनी बड़ी रकम मांगी ताकि वो चुड़ैल खुद ही पीछे हट जाए। ये सुनकर मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मैंने मुड़कर दूसरी लड़की की तरफ देखा। फिर दूसरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मजे ले रही थी और उस घर तोड़ने वाली नल्ली को चिढ़ा रही थी। उसने बस मजे मजे में ऐसा बोल दिया। मैं अभी भी एकदम सुन बैठा था और मेरी नज़र तीसरी लड़की पर गई। वो तुरंत बोली, मुझे लगता है कि बीवी बस बड़ा दिल दिखाने का नाटक कर रही थी। अमीर लोगों को अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा पड़ी होती है। भले ही उसने ऐसा बोल दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस घर तोड़ने वाली चुड़ैल से खूंखार नफरत करती होगी। आखिर में मैंने अपनी नजर चौथी लड़की पर घुमाई। सारे सही जवाब तो पहले ही दिए जा चुके थे। अब वो बेचारी और क्या ही उखाड़ लेती। वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, शायद उस बीवी को सच में वो 10 अरब रुपए ही चाहिए हों। जैसे ही उसने अपना ये जवाब खत्म किया, उसे तुरंत एहसास हो गया कि मेरी खतरनाक कातिलाना नजर उस पर पड़ते ही एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। वो बेचारी मन ही मन कांपते हुए सोचने लगी कि लोचा हो गया, मैंने पक्का कुछ गलत बोल दिया है और अब मास्टर यी का पारा चढ़ गया है। जैसे ही उसे लगा कि मैं भड़कने वाला हूं, मैंने एकदम रूखे और कड़क अंदाज में कहा, अपना QR कोड दिखाओ। ये सुनते ही वो सारी लड़कियां एक पल के लिए हक्की बक्की रह गईं और फिर उन्होंने जल्दी से अपने फोन बाहर निकाल लिए। मैंने एक एक करके सबको पैसे ट्रांसफर करना शुरू किया। पहली लड़की को 10,000, दूसरी को भी 10,000 और तीसरी को पूरे 50,000 भेज दिए, जबकि वो चौथी लड़की जिसने सच बोला था उसे सिर्फ 5,000 का ही शगुन मिला। इतने में सारी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई थी कि तीसरी का जवाब मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया और उस चौथी का जवाब एकदम ऐसा था जो मैं किसी भी कीमत पर सच में बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। अगर इस जगह पर मास्टर यी के तौर पर मेरी इज्जत और भौकाल का बड़ा सवाल नहीं होता तो मैं शायद उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। अगला सवाल, मैंने अपनी भारी और खौफनाक आवाज में कहा। बाकी बची हुई सारी लड़कियों ने तुरंत अपना 120% दिमाग मेरे इस गेम में लगा दिया। जो भी मुझे एकदम सही जवाब देगा उसे पूरे 50,000 युआन मिलेंगे। कहानी में अब भी वही 3 लोग हैं। मैंने बोला, वो औरत उस आदमी के पास गई और उस आदमी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर मार दिया। नतीजा ये हुआ कि जब बीवी घर लौटी तो उसने उस औरत को रोते हुए देखा और सोचा कि पक्का आदमी ने ही उसे परेशान किया होगा। तो बीवी ने ना सिर्फ उसे चुप कराया बल्कि उस आदमी की क्लास भी लगा दी कि आखिर उसने उसे क्यों रुलाया। अब तुम लोग मुझे दिमाग लगाकर बताओ कि इस वक्त उस बीवी के दिमाग में क्या भसड़ मच रही है। इस बार उन लड़कियों के तोते उड़ गए और वो और भी गहरी सोच में डूब गईं। फिर पहली ने बोलना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बीवी असल में उस आदमी की बहुत फिक्र करती है। उसने दूसरी औरत को सिर्फ इसलिए चुप कराया ताकि वो अपनी उस दुश्मन को अच्छे से जान सके और हर गेम बजा सके। दूसरी बोली, मुझे लगता है कि वो बीवी उस आदमी से सच्चा प्यार करती है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो बाहर वालों को तो कुछ सुना नहीं सकती थी, तो वो बेचारी बस सबसे पहले अपने ही पति की वाट लगा सकती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माता पिता हमेशा पहले अपने ही बच्चे को डांटते हैं, एकदम वही सेम लॉजिक है। तीसरी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि मैं लिली की बात से सहमत हूँ। और आखिर में अब जाकर उस चौथी लड़की की बारी आई। वो बहुत ही ज्यादा संभल कर बोली कि मेरी सोच भी एकदम लूसी जैसी ही है। वो बीवी पक्का उस आदमी पर पूरी तरह से फिदा है। यंग मास्टर, या आपने भी तो शायद ये पुरानी कहावत सुनी ही होगी। वो बस एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, लोग हमेशा अपना सबसे घटिया रूप और अपना सबसे गंदा गुस्सा सिर्फ अपने सबसे करीबियों पर ही निकालते हैं, जबकि बाहर वालों के सामने हमेशा एकदम शरीफ बनते हैं। उसने अपनी बात समझाना जारी रखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनके घरवाले उनकी बकवास सह लेंगे। अगर वो बीवी उस बाहर वाली को गालियां देती तो क्या सब जगह ये अफवाह नहीं उड़ जाती कि वो मियाँ बीवी मिलकर किसी बेचारी को सता रहे हैं। मैंने बहुत ही गहराई से सोचते हुए उस चौथी लड़की की तरफ घूर कर देखा और फिर एकदम ठंडे और खौफनाक तरीके से अपना मुंह खोला और बोला, अपना QR कोड दिखाओ। उन सभी ने तुरंत हड़बड़ी में दोबारा अपने अपने फोन बाहर निकाल लिए। इस बार पहली और दूसरी लड़की दोनों को 20-20 हजार डॉलर मिले और उस तीसरी लड़की को जिसने बस फालतू टाइम पास जवाब दिया था उसे सिर्फ 10,000 डॉलर ही मिले, जबकि वो चौथी लड़की जिसने एकदम रापचिक और कड़क जवाब दिया था उसे सीधे 50,000 डॉलर मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। ये उन सभी ने बहुत मुस्कुराते हुए मेरा धन्यवाद किया। मैंने एकदम सख्त और पत्थर जैसा चेहरा बनाकर कहा, तुम सब यहाँ से कट लो, सिर्फ शियाओसी यहीं रुकेगी। ऐना नाम की उस लड़की का अब इस पल से एक नया नाम पड़ गया था और वो था शियाओसी। बाकी तीनों जलन और तारीफ भरी नजरों से बस उसे देखती रह गईं और उनके पास वहां से कल्टी मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब उस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। शियाओसी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने उसे यहाँ क्यों रोका है। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, इधर मेरे पास आओ। शियाओसी मुस्कुराई और धीरे से चलकर मेरे पास बैठ गई।
उसने तमीज से मेरे लिए वाइन डाली, लेकिन उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे साथ कोई फालतू की चिपका चिपकी करे। आखिर जो पहली लड़की मेरे साथ ज्यादा ही फ्री होकर चिपकने की कोशिश कर रही थी, उसे मैंने तुरंत भगा दिया था। मैंने वाइन का एक घूंट लिया और अपने दिल का वो बड़ा डाउट पूछ ही लिया, तो तुम्हारा मतलब है कि उसने सच में मुझे इसलिए डांटा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो मुझे अपना परिवार मानती है? शियाओसी ने मन ही मन सोचा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। वो तुरंत एकदम एक्साइटेड होकर बोली, बिल्कुल सही बात है यंग मास्टर, ये आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि पुराने वक्त में जब आपका बाहर वालों के साथ कोई लफड़ा होता था तो क्या दादाजी हमेशा आपको सबके सामने नहीं डांटते थे? मैंने इस बात पर बहुत गहराई से सोचा और सिर हिला दिया। बात तो सही है। उसने फिर से सवाल दागा, तो क्या दादाजी आपसे प्यार करते हैं? मैंने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया। मैं अपने पूरे बड़े परिवार का इकलौता वारिस जो ठहरा, अगर दादाजी मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो फिर वो आखिर और किससे करेंगे? बस यही तो एक असली बात है। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपके दादाजी आपको पूरी दुनिया के सामने खूब डांटते थे। बाहर वालों के सामने इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि ये अपनी झूठी इज्जत बचाने का तरीका है। लोग बस अपनों के सामने झुकते हैं। मुझे उसी पर लगा कि उसकी बात में सच में बहुत ज्यादा दम है। तेरा नाम क्या है? उसने एकदम से प्यारी सी स्माइल दी और सीधा जवाब दिया, मेरा नाम तो जियोसी होता है जी। मैंने अभी अभी उसको उसी नाम से बुलाया था, तो अब से उसका नाम वही रहेगा। मुझे अचानक उस लड़की के लिए थोड़ी सी इज्जत महसूस हुई, इसलिए मैंने फिर से अपना मुंह खोला। अपना स्कैनर दिखाओ। ये सुनते ही वो लड़की एकदम खुशी से पागल हो गई और उसने तुरंत अपना स्कैनर खोलकर मुझे दिखा दिया। मैंने उसे 1 लाख सीधा ट्रांसफर कर दिए। मैंने बिना सोचे समझे उसे सीधा 1 लाख ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने उसी मौके का एकदम पूरा फायदा उठाते हुए कहा, यंग मास्टर, ये क्या मैं आपका पर्सनल नंबर ले सकती हूँ? मैंने उसे घूर कर देखा तो वो तुरंत बोली, मैंने बचपन से डेटिंग की है और मेरा मुंह एकदम बंद रहता है। मेरे पास डेटिंग का बहुत तगड़ा तजुर्बा है और मैं आपकी लव गुरु बन सकती हूँ। मेरी जबान कसम से पक्की है, मैं फालतू की कोई बकवास बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली और अपना सिर हिला दिया। मैंने सच में उसका नंबर सेव कर लिया। वो वहां से फुल मजे में निकली। जब वो वापस ब्रेक रूम में गई तो किसी ने उसे घेर लिया और पूछा, एना यंग मास्टर ने तुम्हें क्यों रोका था? उसने बस स्माइल दी और मजे से बोली, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी बातचीत हुई। आज से मेरा नाम जियोसी है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान का सिस्टम हैंग हो गया। उसने भौकाल में एक और लाइन मारी, यंग मास्टर यी ने मुझे खुद ये नाम दिया है। उस ब्रेक रूम में अब सिर्फ जलन और हैरानी से भरी गहरी सांसों की आवाजें ही गूंज रही थीं। मेरे साथ जुड़ने से उस लड़की की आगे की पूरी जिंदगी अब एकदम सेट हो गई थी। मैं रात को पूरे 12 बजे अपने घर वापस लौटा। मुझे लगा था कि शेन किंग्क्यू अब तक मजे से सो चुकी होगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, मैंने देखा कि वो बिस्तर पर आधी लेटी हुई अपने फोन में पूरी तरह घुसी थी। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा और मैंने जानबूझकर उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए बहुत धीरे से अपनी नाक सिकोड़ी। अगले ही पल वो मुस्कुराई और मुझसे बोली कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा तो उसी वक्त एकदम फ्यूज उड़ गया और मैं उसे बड़ी हैरानी से घूरने लगा। उसने सच में मुझसे माफी मांगी? क्या शेन जैसी घमंडी औरत कभी इतनी आसानी से अपनी गलती मानकर किसी से माफी मांग सकती है? कायदे से देखा जाए तो जब उसने माफी मांग ली है तो मुझे उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा बिल्कुल भी नहीं। बस ये सोचकर कि मैं पूरी शाम कितना ज्यादा गुस्से में था। मैंने इतनी सारी शराब पी और यहाँ तक कि मैंने अपने लाखों रुपए भी एकदम उड़ा दिए, और वो बस एक छोटी सी फालतू माफी मांगकर इतनी आसानी से यहाँ से बचना चाहती है। कोई चांस ही नहीं है। अगर मैंने उसे इस बार इतनी आसानी से माफ कर दिया तो क्या वो आगे चलकर मेरे सिर पर चढ़कर नहीं नाचेगी? मैंने फैसला किया कि मैं उसे एक ऐसा तगड़ा सबक सिखाऊंगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी, ताकि उसे मुझसे पंगा लेने और मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत पता चल सके। जब उसने देखा कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो उसने एक बार फिर से माफी मांगी। उसने बहुत ही सच्चे स्वर में कहा, तुमने झांग जिंग्यू को रोते हुए देखा, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं उसे सता रही हूं या उस पर दादागिरी कर रही हूं। तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझ लिया। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अफसोस है। एक बड़ी अमीर सीईओ वाली पूरी अकड़ को किनारे रखकर उसने बिना किसी नाटक के अपनी सारी गलती मान ली थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल का गुस्सा सच में शांत हो गया था, लेकिन मेरा अभी भी उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैंने पूरे घमंड के साथ अपना मुंह चिढ़ाया और उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा बाथरूम के अंदर घुस गया। शेन एकदम हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर पक्का बड़ा शौक था। जब मैं अपना शावर खत्म करके बाहर आया तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बस सीधा अपने बिस्तर पर गया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। मैंने अपनी हरकतों से उसे साफ बता दिया कि मुझे अभी कोई फालतू सफाई नहीं सुननी है। शेन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम आराम से सो जाओ। जब तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाए और तुम थोड़ा शांत हो जाओ तो मैं कल सुबह फिर से तुमसे माफी मांग लूंगी। सुबह के वक्त शेन सच में मुझसे दोबारा माफी मांगकर सब कुछ सुलझाना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मैं वहां से खिसक लिया। नाश्ता करने के बाद काम पर जाते वक्त मैंने जोर से दरवाजा पटका। इस पूरे नाटक के दौरान मैंने शेन से बात नहीं की। मुझे अंदाजा नहीं था कि यंग मास्टर यी का एटीट्यूड इतना खतरनाक होगा। मुझे लगा हमारी कोल्ड वॉर बस अभी शुरू हुई है। शन अपनी कंपनी में गई और जैसे ही उसकी सेक्रेटरी ने दिन भर के काम की पूरी रिपोर्ट खत्म की, तभी झांग वहां आ धमकी। उसने आते ही अपने मुंह से एक बहुत ही तगड़ा वाला बम फोड़ा। शेन सुनो, एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। कल रात ये जुआन ने एक क्लब में 4 औरतों के साथ अपनी पूरी रात बिताई है। सच में एकदम भारी बवाल हो गया।
लेकिन शेन ने एकदम शांति से अपना सिर हिलाया और कहा कि वो बिल्कुल भी दुखी या गुस्से में नहीं है। ये सुनकर झांग की तो एकदम सिटी पिट्टी गुम हो गई। वो उसके पीछे पड़ गई कि ऐसा क्यों है। शेन ने उसे सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया कि भला मैं बिना बात के क्यों दुखी या गुस्सा हूं। उस एक लाइन ने झांग को पूरी तरह से सुन कर दिया था। ठीक है, वो शेन की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती। कल रात जब उसने ये खबर सुनी थी तो वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। लेकिन शेन को देखो महारानी, शेन को तो रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, जबकि उसके जैसी एक नौकरानी बिना बात के ही बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी यार। इसके तुरंत बाद झांग पागलों की तरह उससे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि उन दोनों के बीच जो भी भसड़ या बहस हुई है वो उसकी गलती है, जिसकी वजह से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई। शेन ने पूछा क्या कुछ और भी काम बाकी है। झांग एक पल के लिए सुन्न रह गई और फिर अपना सिर हिलाकर बोली बिल्कुल नहीं। तो फिर यहां से कट ले, मुझे अपना काम करना है। झांग की तो एकदम हवा टाइट हो गई। उसकी नजरों में जो चीज दुनिया खत्म होने जितनी बड़ी और बहुत भयानक लग रही थी, शेन अभी भी सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोच रही थी। वो सच में बिना किसी इमोशन वाली एक पक्की वर्किंग मशीन है। लेकिन जैसे ही झांग वहां से बाहर निकल गई, शेन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने झटपट अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और अपना माथा सिकोड़ते हुए उस पूरी अफवाह की एकदम गहराई से जांच करने का कड़क ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि मैं उस तरह का घटिया और नीच इंसान बिल्कुल नहीं हूं। अगर मुझे सच में अय्याशी करनी होती तो मैं यकीनन अब तक का इंतजार नहीं करता। बहुत जल्दी सेक्रेटरी सारी खबर लेकर वापस आ गई। कल रात मैंने सच में 4 लड़कियों को बुलाया था, लेकिन मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने बस उन्हें अपने मन की भड़ास निकालने और शांति से बात करने के लिए बुलाया था। जहां तक उस बातचीत का सवाल है, उन सब ने अपना मुंह एकदम मजबूती से बंद रखा हुआ था। इस बार शेन का फ्यूज उड़ने की बारी थी। लड़कियों को बुलाना, वो भी सिर्फ बातें करने के लिए, क्या ये किसी आदमी का सबसे घटिया और डम बहाना नहीं है? उसे मुझ पर यकीन था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसा क्या लोचा हो गया था कि मुझे बात करने के लिए क्लब में लड़कियां ढूंढनी पड़ी। यहां तक कि शेन की सेक्रेटरी भी एकदम सन्न थी। वो इतने सालों से अपनी सीईओ के साथ काम कर रही थी और हमेशा उनके साथ परछाई बनकर खड़ी थी, और उसने पहली बार उसे किसी आदमी के चक्कर में इतना ज्यादा परेशान होते देखा था। ये बात वहां मौजूद सबको अच्छे से पता थी कि उनकी ये शादी बस एक मतलब का भारी दिखावा थी। और इस वक्त शेन का वो रिएक्शन बिल्कुल भी किसी नाटक जैसा नहीं लग रहा था। सेक्रेटरी ने बड़ी ही सावधानी से पूछा क्या मुझे इस मामले की और जांच करनी चाहिए। शेन ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। वो मुझ पर यकीन करती थी और आगे जांच करना मेरी बड़ी बेइज्जती होती। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये नहीं थी कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं, बल्कि ये थी कि मैं गुस्से में था और वो मुझे कैसे मनाए। पहली बार उसने किसी लड़के को मनाने के तरीके के बारे में टेंशन ली थी। कोई आम लड़का तो एक खिलौने या खाने से मान जाता, लेकिन मेरे जैसे परिवार के इतने बड़े यंग मास्टर को कोई कैसे शांत कर सकता है? पैसा देना या बड़ा घर गिफ्ट करना, मेरे पास इन चीजों की कोई कमी नहीं है। इस आदमी को मनाना $100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक उसी वक्त जब शेन का दिमाग काम नहीं कर रहा था, झांग फिर से वहां आ टपकी। उसने बड़ी सावधानी से उसे याद दिलाते हुए अपना मुंह खोला। तुमने ये जुआन के एक ही रात में 4 लड़कियों से मिलने वाली बात तो पक्का सुन ली होगी, है ना? बाहर ये सारी अफवाहें अब और भी ज्यादा फालतू और बकवास होती जा रही हैं। इससे पहले कि शेन कुछ भी बोल पाती, झांग ने जल्दी में अपनी पूरी सफाई देते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, ये सब पूरी तरह से मेरी ही गलती है। उसका मूड बस खराब था और उन औरतों के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। वो बस टाइम पास था। वो जितना बोल रही थी बात उतनी ही बिगड़ रही थी, उस हद तक कि अब वो खुद को भी सफाई नहीं दे पा रही थी। शेन जो अब तक एकदम शांत थी, वो अचानक से मुस्कुराने लग गई। उसने फालतू बकवास कर रही झांग की तरफ देखा। तुम उसकी तरफ से सफाई क्यों दे रही हो? मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसे पाने के लिए मैं कभी उसे बदनाम करने का नीच तरीका नहीं अपनाऊंगी। मैं उस तरह की बहुत ही ज्यादा बेशर्म और घटिया इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। शेन को गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि इसके उलट उसने बहुत ही प्यार से एक स्माइल दी। मुझे अच्छे से पता है कि यू कितनी ज्यादा अच्छी और साफ दिल वाली लड़की है। इस बात ने झांग जिंगवे का दिमाग एकदम भयंकर तरीके से चकरा दिया। पहले उसकी तारीफ की कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, फिर बोला कि रोते हुए भी वो गजब लगती है, और अब सरेआम उसकी अच्छाई के पुल बांधे जा रहे थे। आखिर ये औरत अपने शातिर दिमाग में क्या खिचड़ी पका रही है? एक सेकंड झांग जिंगयुए को अचानक से झटका लगा, कहीं ये सब शेन किंगक्यू की कोई बहुत ही घटिया चाल तो नहीं है? प्यार का नाटक करके उसके दिल पर वार करना ताकि उसे अंदर से भयंकर गिल्ट फील हो और वो अपने आप ही मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। क्या ही बवाल दिमाग लगाया है बंदी ने, एकदम खतरनाक। ये बात सोचते ही उसने तुरंत अपने चेहरे पर एकदम सख्त और कड़क वाला एटीट्यूड ला दिया। मुझे यूए बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इतने भी जिगरी नहीं हैं। उसने एकदम चौड़ में घमंड से कहा, मैं तो बस उसे समझाने में मदद कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे जैसी फालतू बंदी उसे गलत समझे। शेन किंगक्यू ने अचानक से अपना मिजाज पूरी तरह बदल लिया और बोली, हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। अपनी सौतन से ऐसी फालतू की सलाह मांगना क्या मजाक है? इस बात ने जिंगयुए के अंदर के उस हार न मानने वाले कीड़े को एकदम खुश कर दिया। वो बस ये देखना चाहती थी कि आखिर ये औरत अब कौन सा नया कांड करने वाली है। उसने पूछा, क्या बकवास है? क्या तुम्हें सच में पता है कि मुझे असल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये सुनते ही वो तुरंत चौकन्नी हो गई और बोली, तुम अचानक से मुझसे ये फालतू सवाल क्यों पूछ रही हो? भला वो मेरी पसंद अपनी उस खड़ूस सौतन को कैसे बता सकती थी? किंगक्यू ने एक बहुत ही हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल देते हुए उसे बड़े ध्यान से घूरा। क्या तुम भूल गई कि कल रात मैंने उसे गलत क्यों समझा था? वो अभी भी मुझसे भयंकर वाला गुस्सा है, और ये पूरा का पूरा स्यापा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये बात सुनते ही उसे अंदर से बहुत गंदा वाला गिल्ट महसूस होने लगा।
किंक्यू ने एकदम दबाव बनाते हुए कहा कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, तो फिर मेरे और उसके बीच में ये भसड़ ऐसे ही चालू रहने दो जब तक कि हमारी ये गलतफहमी इतनी बड़ी ना हो जाए कि कोई रास्ता ही ना बचे। उस वक्त क्या तुम्हारे लिए मेरी जगह पूरी तरह से छीनने और अपनी तगड़ी वाली एंट्री मारने का वो एकदम सबसे कड़क और परफेक्ट मौका नहीं होगा? इस एक ही लाइन ने उस बंदी की दुखती रग पर एकदम सीधा वार कर दिया था। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ तब मचती थी जब कोई उसे सरेआम बेशर्म और एकदम ही दो कौड़ी का घटिया इंसान बोलता था। तुम एकदम कोरी बकवास कर रही हो, मैं झांग जिंगुए भला कब से इस तरह की नीच और इतनी ज्यादा छोटी सोच वाली इंसान बन गई? किंक्यू ने तुरंत तगड़ा पलटवार किया और बोली, तो फिर तुम मुझे उसकी पसंद क्यों नहीं बता रही हो? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हम दोनों का ब्रेकअप देखना चाहती हो ताकि तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने का सीधा मौका मिल जाए? ये सुनकर वो पूरी तरह से भड़क गई और अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो एकदम जोर से चिल्ला पड़ी कि उसे स्पोर्ट्स कार सबसे ज्यादा पसंद है। एक ही सांस में उसने अपने दिल में छिपा वो सबसे गहरा राज सरेआम उगल दिया कि उसे हमेशा से वही वाली ट्रिप्लेक्स स्पोर्ट्स कार चाहिए थी, पर उसके दादाजी उसे वो खरीदकर बिल्कुल नहीं देते थे। उसने खुद के पैसे लगाकर भी उसे खरीदने का ट्राई किया पर हर बार फेल हो गया। किंक्यू ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और उससे कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ उस बेचारी का पूरी तरह पोपट हो गया था और वो वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए निकल गई। ऑफिस से बाहर कदम रखने के बाद ही उसे अचानक इस बात का बहुत जोरदार एहसास हुआ कि वो फिर से उसकी भड़काने वाली नीच चाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। ये औरत कतई जहर और शातिर है। उसी सेम टाइम पर किंक्यू ने पहले ही अपना कंप्यूटर खोल लिया था और वो उस कार के बारे में ऑनलाइन पागलों की तरह भयंकर वाला सर्च करने लग गई थी। कार का जैसे ही स्क्रीन पर उसका तगड़ा वाला प्राइस दिखा, उसकी भी एकदम से हवा टाइट हो गई। भाई साहब, करोड़ों का मामला था, मतलब लगभग 100 मिलियन के करीब। तभी मेरे दादाजी मुझे ये कभी खरीद कर नहीं देते थे। अगर वो बंदी मेरी जगह होती तो वो भी इसे कभी नहीं खरीदती। ये गाड़ी सिर्फ महंगी ही नहीं है बल्कि इसे खरीदना एकदम ही लोहे के चने चबाने जैसा है। पैसा होने के बाद भी शायद तुम्हें ये न मिले। कंपनी के इसे बनाना शुरू करने से पहले ही तुम्हें तगड़ा वाला एडवांस भरना पड़ता है। पर शेन किंक्यू भी कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं थी। सालों तक बाहर देशों में बनाए गए उसके तगड़े जुगाड़ और भारी कॉन्टैक्ट्स कोई फालतू का दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसने तुरंत अपने भौकाली सिस्टम का यूज करके किसी तगड़े बंदे को पकड़ा, झट से पूरा एडवांस भरा और सीधे मेरे लिए वो शानदार और बवाल कार फाइनली ऑर्डर कर ही दी। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अब मैं इतनी आसानी से इस यंग मास्टर ये से फालतू का पंगा लेकर उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला सकती, क्योंकि इस खतरनाक बंदे का गुस्सा शांत कराने की कीमत सच में बहुत ही ज्यादा भारी है। एक ही झटके में मेरी कंपनी के पूरे 1 महीने का तगड़ा प्रॉफिट उड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ मैं अपना फोन पकड़े बैठा था और मेरे दिमाग में भसड़ मची हुई थी। आखिर इस किंक्यू ने मुझे अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं किया है? कपल वाली लड़ाई के उस टिपिकल ड्रामे के हिसाब से क्या उसे अभी पागलों की तरह मुझसे रो रो कर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? पर कल रात वाली उस बिना मन से मांगी गई घटिया सी माफी के अलावा उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, ना कोई कॉल, ना कोई फालतू का मैसेज और ना ही एक कप चाय तक ऑफर की। इस बंदी में रत्ती भर की भी सिंसियरिटी नहीं है। मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था मेरी उतनी ही खोपड़ी सटक रही थी। क्या मैं कल रात ज्यादा ही रूड हो गया था? देखा जाए तो ये पूरी तरह से किंक्यू की गलती नहीं थी। ये सारा का सारा बवाल तो सिर्फ उस ड्रामा क्वीन झांग जिंगुए की फालतू की नौटंकी की वजह से ही खड़ा हुआ था। पर यार, उस किंक्यू की माफी भी तो एकदम ही बिना मन वाली फॉर्मेलिटी जैसी थी। उसने मुझे मनाने के लिए एक 5200 का लाल लिफाफा तक भी सेंड करने की जहमत नहीं उठाई। मैं पूरा दिन एकदम फ्रस्ट्रेट होकर पागलों की तरह इंतजार करता रहा। खुद को दिलासा देता रहा कि वो पक्का काम में बिजी होगी और काम खत्म होने के बाद सब एकदम सेट हो जाएगा। पर मेरे काम से छुट्टी होने तक मेरा फोन लगातार बजता रहा, लेकिन उसमें एक भी फालतू का मैसेज उसका नहीं था। मुझे इतना भयंकर वाला गुस्सा आ रहा था कि मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। मैं सीधा एकदम आंधी की तरह क्लब में घुसा और मैनेजर पर जोर से चिल्लाया, उस शियाओसी को तुरंत बाहर निकालकर मेरे सामने लाओ। मैनेजर की फट गई और वो तुरंत उसे लेने भाग गया। उस टाइम वो शियाओसी एक नॉर्मल सी टी-शर्ट और जीन्स पहने बिना किसी मेकअप के अपना स्टाफ वाला खाना ठूस रही थी। जैसे ही उसने सुना कि मैं उसे यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तो उसने तुरंत अपना वो खाने का कटोरा नीचे रखा और भागती हुई आ गई। जब मैंने अंदर आने वाली उस बंदी को देखा तो पहली बार में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। शियाओसी ने एक हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर बोली, यंग मास्टर, ये आज मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। मैं तो एकदम से सुन्नी रह गया भाई साहब। बिना मेकअप के उसका चेहरा एकदम ही बदल गया था। कल रात तो वो कतई जहर और जानलेवा लग रही थी, पर अभी तो वो एकदम साधारण बंदी लग रही थी। मैं बस गहरी सांस लेकर रह गया। ये मेकअप सच में एशिया के 4 सबसे खतरनाक जादुओं में से एक है भाई। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अचानक से बिना बात के उस शेन किंक्यू का चेहरा अपने आप ही घूमने लग गया। वो बंदी तो चाहे मेकअप करे या ना करे, दोनों ही हाल में एकदम बवाल लगती थी। बल्कि सच कहूं तो बिना मेकअप के वो और भी ज्यादा मासूम और प्यारी दिखती थी। ये अजीब सा ख्याल अचानक से मेरे दिमाग में किसी बिजली की तरह चमका। भैंस की आंख, मैं बिना सिर पैर के अचानक से उस किंक्यू के बारे में फालतू में क्यों सोच रहा हूं? मैंने तुरंत अपने इन फालतू के ख्यालों को साइड किया और शियाओसी से एकदम शांत होकर बोला, तुम्हें फ्यूचर में हमेशा मेकअप ही करना चाहिए, वरना तू तो भूखी मर जाएगी। ये सुनते ही शियाओसी का चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया। यंग मास्टर उससे सरेआम बदसूरत बोल रहे थे। उसने डरते हुए पूछा, तो क्या मैं अभी जाकर थोड़ा सा मेकअप थोप कर आ जाऊं? मैंने एकदम रूखेपन से मना किया, कोई जरूरत नहीं है। तू बदसूरत है या नहीं, इससे मुझे रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है। तो फिर मैंने कल रात उस किंक्यू के साथ जो भी भसड़ मची थी वो पूरी की पूरी कहानी उस शियाओसी को एकदम डिटेल में सुना दी कि आखिर क्या क्या कांड हुए थे। बस फर्क इतना था कि कहानी का मेन हीरो मेरा एक ख्याली दोस्त था। मैंने पूछा, आखिर उस बंदी की इस नौटंकी का क्या मतलब है?
मैं अपने ग्रुप के दोस्तों से ये फालतू सवाल पूछकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। अगर गलती से भी ये खबर बाहर लीक हो गई कि ये खानदान का इतना बड़ा और इज्जतदार वारिस अपनी बीवी से हुए लफड़े के बाद लोगों से रो रो कर सलाह मांगता फिर रहा है, तो मैं दुनिया को अपनी ये शक्ल कहाँ दिखाऊंगा यार। ये पूरा स्यापा सुनने के बाद शियाओ सी अंदर ही अंदर एकदम सुन हो चुकी थी कि ये यंग मास्टर ये कितना ज्यादा घमंडी और एकदम ही छोटी सोच वाला इंसान है। बंदी ने पहले ही 2 बार माफी मांग ली थी, फिर भी ये भाई साहब एकदम चौड़ में अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे और उसे माफ नहीं कर रहे थे। अब जब उसने इग्नोर मारना शुरू कर दिया तो इनकी एकदम से हवा टाइट हो गई और ये तिल मिलाने लगे। लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल बनाए रखी और बोली, आपकी बातों से तो लगता है कि आपके दोस्त की बंदी बहुत कड़क है। मैंने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। वो बंदी सच में एकदम बवाल और टॉप क्लास है, मैं इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। शियाओसी ने फिर से अपना दिमाग चलाना चालू किया। शियोशी बोली, उन जैसे लोगों का अपना अलग ही गुरूर होता है, उसके लिए अपना ईगो साइड में रखकर खुद से माफी मांगना पहले से ही बहुत मुश्किल काम था। जब मेरे दोस्त ने उसको माफ नहीं किया तो उसे बेइज्जती फील हुई होगी और गुस्सा भी आया होगा। गुस्सा मैंने तुरंत बुरी तरह चिढ़ते हुए पूछा। मैंने अपना माथा सिकोड़ा और उसे पलटकर जवाब दिया कि आखिर उसको गुस्सा होने का क्या ही हक है जब साफ तौर पर उसी ने मुझे गलत समझा था। जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकली मुझे एहसास हुआ कि मैंने रायता फैला दिया है। खैर जो भी हो शियोशी वैसे भी मेरी पीठ पीछे किसी से चुगली करने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। शियोशी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए एकदम साफ शब्दों में कहा कि यंग मास्टर, ये सिर्फ आपको ही अपनी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है, यंग मैडम को भी अपनी इज्जत प्यारी है। ये सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे लगा कि अब तो सच में लोचा हो गया है। अब बात ये नहीं थी कि मैं शेन को माफ करूं या नहीं, बल्कि दिक्कत ये थी कि वो खुद भी मुझसे नाराज बैठी थी। उसका जैसा एटीट्यूड है, अगर वो एक बार सच में भड़क गई तो उसके नतीजे एकदम खतरनाक होंगे। क्या अब मुझे ही हार मानकर वापस जाकर उसको मनाना पड़ेगा? पर मैं किस खुशी में ऐसा करूं जब साफ तौर पर सारी गलती उसकी ही थी। मुझे पछतावा हो रहा था, काश मैंने कल रात ही उसको चुपचाप माफ कर दिया होता। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने चिढ़ते हुए पूछा तो शियोशी ने तुरंत मुझे एक सॉलिड आइडिया देते हुए कहा, यंग मास्टर, ये कैसा रहेगा अगर आप उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीद लें, कोई गहना या हैंडबैग। मैंने तुरंत नामे सिर हिला दिया क्योंकि उसके पास इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है और उसे इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शेन उन फालतू अमीर लड़कियों से एकदम अलग है जिनको सिर्फ महंगे शौक पूरे करना और दिन भर जमकर शॉपिंग करना ही आता है। शियोशी हंसते हुए बोली, आपकी बातें एकदम सीधे साधे लड़कों जैसी हैं। यंग मैडम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपके गिफ्ट देने का मतलब ही अलग होगा। आप ये सिर्फ अपना प्यार जताने के लिए दे रहे हैं और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुरंत सोचने लगा। मुझे चुप देखकर शियोशी को लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए बोली, यंग मास्टर, ये सच कहूं तो अभी भी हमारे पास एक आखिरी और एकदम कड़क तरीका बचा हुआ है। वो क्या है? मैंने एकदम से बिना देर किए उससे पूछा तो शियोशी मेरे थोड़ा और करीब आई और एक बहुत ही अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगी। यंग मास्टर, ये किसी भी पति पत्नी के बीच लड़ाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा बिस्तर पर ही सुलझ जाती है, इसलिए इस मैटर को वहीं पर खत्म कर दो। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि एक पति और पत्नी के बीच ऐसा कोई लफड़ा नहीं है जो बिस्तर पर एक राउंड में सॉल्व ना हो सके। अगर एक से काम ना बने तो सीधा 2 राउंड मारो। ये सुनकर मैं हैरान होने के साथ साथ शर्मा गया और मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। कोई लड़की इतनी बेशर्मी से ऐसी बातें कैसे कर सकती है? शियोशी को भी मेरी इस शराफत का एहसास हो गया था और वो भी खुद अपनी ही बातों पर बुरी तरह शर्मा गई थी। माहौल को हल्का करने के लिए उसने जल्दी से यकीन दिलाते हुए कहा, यंग मास्टर, ये आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मुझे इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। मेरी बात मानना आपके लिए कोई गलती नहीं होगी। मैं उसकी ये सब बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि मैंने अपने दांत पीसते हुए धमकी दी। मेरा चेहरा लाल था। मैंने कहा, अगर तुम्हारे तरीके से काम नहीं बना तो मैं वापस आकर तुम्हारी खबर लूंगा। शियोशी ने तुरंत पक्का वादा करते हुए कहा, मैं गारंटी देती हूँ ये काम करेगा। हम सब औरतें ही तो हैं, मैं एक औरत को कैसे नहीं समझ पाऊंगी। इसलिए आधा भरोसा और आधा शक करते हुए मैंने उसे पैसे ट्रांसफर किए और खाना खाकर तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ा। ठीक उसी वक्त शेन भी अपना एक ज़रूरी सोशल डिनर कैंसिल करके जल्दी घर पहुंच गई थी। मुझे घर पर न देखकर उसने हमारे बटलर से मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। बटलर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि यंग मास्टर किसी काम से एक मीटिंग में गए हुए हैं। यह सुनकर शेन ने सोफे पर बैठे दादाजी की तरफ एक अजीब सी नज़र डाली। दादाजी की भी कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती, तो फिर मेरी किस तरह की मीटिंग हो सकती है? क्या मेरी मीटिंग क्लब में किसी हॉट लड़की या राजकुमारी के साथ चल रही थी? मैं रात के 9 बजे तक घर नहीं पहुंचा था। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री मारी, मैंने तुरंत बटलर से पूछा, क्या शेन वापस आ गई है? बटलर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, यंग मैडम वापस आ चुकी हैं और वो आपका ही इंतजार कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने आते ही सबसे पहले सिर्फ आपके बारे में ही पूछा था और किचन में आपकी पसंद का खाना बनाने को भी कहा है। मुझे शक हुआ कि वो मनगढ़ंत बातें बना रहा है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में गया और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेन के स्टडी रूम की लाइट उस वक्त बंद पड़ी हुई थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही आखिरी तरीका घूम रहा था जिसके बारे में शियोशी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कैसे करूं। क्या मैं सीधा स्टडी रूम में घुस जाऊं और उससे कहूं कि चलो शुरू करते हैं? मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर इसके बदले वो मुझे खींचकर 2 थप्पड़ जड़ दे। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल बिखेरे और गुस्से में तेजी से बाथरूम के अंदर घुस गया। खैर जो भी हो, पहले मैं खुद को अच्छे से साफ कर लेता हूँ। जब मैं नहाने के बाद बाहर निकला तो नज़ारा देखकर मैं सुन्न पड़ गया।
शेन असल में अपने उस छोटे से स्टडी रूम से बाहर आ चुकी थी और वो बेड पर आधी लेटी हुई पोजीशन में थी। और सबसे बड़ी बात, उसने पतले शिफॉन वाले कपड़े की एक बेहद हॉट लाल रंग की स्लिप ड्रेस पहन रखी थी। मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। मेरा हैंडसम चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया, मेरी सांसें अटक गईं और मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। आखिर उसका ये सब करने का क्या मतलब है? क्या वो मुझे सेड्यूस कर रही है ताकि बाद में मुझे रिजेक्ट करके अपना बदला पूरा कर सके? मैं अजीब तरीके से बेड पर चढ़ा और खुद को उसकी तरफ देखने से रोकने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भी मेरी तरफ देखा और मेरे इस ठंडे रिएक्शन को देखकर उसे लगा जैसे मैं उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता हूँ। ये देखकर उसे मेरे ऊपर थोड़ा शक होने लगा। वो कंफ्यूज थी कि आज वो जानबूझकर इतनी कातिलाना लग रही है, फिर भी मुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी फुल एनर्जी में चार्ज रहता था। उसे शक हो रहा था कि कहीं मैं बाहर से ही अपना कोटा पूरा करके तो नहीं आ गया क्या? सच में मैंने कल रात क्लब में 4 लड़कियों के साथ गेम बजा दिया था। वो लगातार मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ शक भरा हुआ था। उसके इस तरह देखने से मुझे अपने पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आखिर में मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रही हो? अगर तुम्हें इतना ही देखना है तो लो, मैं तुम्हें अच्छे से देखने का पूरा मौका देता हूं। और अगले ही सेकंड मैंने अचानक से खुद को पलटा और उसे अपने नीचे दबा लिया। उसकी शक भरी नजरों के सामने मैंने बिना एक भी शब्द बोले उसके होठों पर एक बहुत ही जोरदार और जंगली किस कर दिया। मेरी इस हरकत से वो तुरंत सारी बात समझ गई। उसे यकीन हो गया कि मैंने कल रात क्लब में 4 लड़कियों के साथ बिल्कुल भी नहीं गुजारी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे लगा कि हमारे बीच इतना जबरदस्त प्यार होने के बाद पक्का हमारा पैचअप हो ही गया होगा। आखिर शियोशी ने कहा था कि अगर एक राउंड से काम ना बने तो 2 मारो, और मैं तो पहले उसके साथ पूरे 4 राउंड लगा चुका था, तो अब सब कुछ एकदम सेट होना चाहिए था, है ना? मैं छुपकर उसका रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि वो इतनी बुरी तरह थक चुकी थी कि उसे पहले ही नींद आ गई थी। इसलिए मैं भी सुकून से उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में सो गया। जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ तो बात करेगी, लेकिन मेरी बंदी ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वो उठी और बिना कुछ बोले सीधा दांत साफ करने मुंह धोने चली गई, जिसे देखकर मेरा दिल जोरों से धड़का, मेरी हवा टाइट हो गई। क्या वो अभी भी गुस्से में है? कल रात तो बंदी एकदम राजी थी, तो क्या अब मेरे काम से उसको कोई भारी लोचा लग रहा है? मुझे अचानक याद आया कि कल रात मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए शायद मैं उस पर थोड़ा ज्यादा ही रफ हो गया था। वो सच में भड़की हुई है। मैं उसकी पीठ को पीछे से घूरता रहा। कुछ बोलना तो चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। हम दोनों ने बिना कोई बात किए एकदम शांति से अपना नाश्ता खत्म किया और अपने काम पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगे। मैं खुद अपनी गाड़ी निकालने ही वाला था कि तभी मेरे दादाजी ने मुझे आवाज लगाई और मुझे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। यह देखकर सच में मेरी एकदम खटिया खड़ी हो गई। मतलब पक्का ज्ञान मिलने वाला है। मैं चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गया और शेन किंग्क्यू की तरफ देखा कि शायद वो बंदी मुझे इस सत्यानाश से बचा ले, पर किसे पता था कि वो मुड़कर मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। उसने बस सीधा अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और वहां से कल्टी मारकर निकल गई। एकदम पत्थर दिल औरत है ये। गाड़ी में बैठे बैठे दादाजी ने मुझसे बोलना शुरू किया कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो जरा कायदे से अपनी जिंदगी जीना सीखो। अब हर समय वहां क्लब में जाना बंद कर दो। मैंने तुरंत उनकी बात काटी और कहा कि मैं नहीं गया, जिस पर उन्होंने एकदम ठंडी सांस ली और मुझे घूर कर देखा। तुम नहीं गए? क्या तुम्हें पता है कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या रायता फैला रहे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। लोग क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुमने क्लब में एक रात में 4 लड़कियों के साथ सीन सेट किया। मेरा फ्यूज एकदम उड़ गया। ये झूठी अफवाह किसने फैलाई? दादाजी फिर बोले, अगर तुम ऐसे ही लफड़े करते रहे तो याद रखना, कम उम्र में ही तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर सच में तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया और वो प्यास बुझाने के लिए बाहर किसी लौंडे को ढूंढने लगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूं। मैं इतना भड़का था कि मैंने सीधा उनको घूरा और सोचा, क्या ये सच में मेरे सगे दादाजी हैं जो अपने पोते का गेम बजाने पर तुले हैं? मैंने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा कि मैंने एक रात में 4 लड़कियों के साथ कांड नहीं किया, बल्कि एक के साथ 4 बार किया था, और ये दोनों अलग बातें हैं। पर उन्होंने कहा कि बिना आग के कभी भी धुआं नहीं उठता। मेरी तो पूरी सिटी पिट्टी गुम हो गई। अच्छा, तो उसने सुबह सुबह मुझे इग्नोर इसलिए किया क्योंकि उसने ये घटिया अफवाह सुन ली थी। आखिर किसने ये बवाल खड़ा किया है? मैं जितना सोच रहा था उतना ही मेरा खून खौल रहा था। कंपनी पहुंचते ही मैंने सीधा क्लब मैनेजर को फोन मिलाया। मैंने उस मैनेजर और मालिक दोनों की जमकर क्लास लगाई, लेकिन उन दोनों को सुनाने के बाद भी मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब था। दोपहर को मैं सीधा उसकी कंपनी चला गया। मुझे वहां देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बाहर की बातों पर ध्यान मत दो। मैंने क्लब में 4 लड़कियों के साथ लफड़ा नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम सन्न रह गया। मैं तो पूरी एक लंबी चौड़ी कहानी बनाकर लाया था, पर उसने मेरी बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। तभी अचानक से वो मुझसे बोली कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। मैं फिर से पूरी तरह से सुन्न पड़ गया और हैरानी से उसे घूरने लगा। आखिर वो अचानक मेरे लिए नई गाड़ी क्यों खरीदेगी? और ठीक उसके तुरंत बाद उसने मुझे उस गाड़ी का नाम और उसका मॉडल भी बता दिया, जिसे सुनते ही मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं और मैं पूरी तरह से सदमे में उसे देखने लगा। उसने सच में मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली थी। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे दादाजी मुझे इतना प्यार करते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे वो गाड़ी दिलाने से मना कर दिया था, लेकिन इस बंदी ने वो गाड़ी मेरे लिए खरीद ही ली। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदी दादाजी से भी ज्यादा मुझे प्यार करे?
मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया, तुमने ये क्यों खरीदी? वो मुस्कुराई और पलटकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई? मैंने कहा, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और वो बोली, ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। अंदर से मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट इतना ज्यादा महंगा और शानदार था, पर बाहर से मैंने खुद को एकदम शांत दिखाने की एक्टिंग की और खुशी के मारे उछलने की फीलिंग को पूरी तरह से दबा लिया। उसने फिर से कहा, चलो चलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ में अपना सिर हिला ही दिया। हम दोनों ने साथ में लंच किया और फिर वापस अपनी कंपनी लौट आए। मेरा वो एक्साइटमेंट वाला मूड अब धीरे धीरे एकदम शांत हो चुका था। उसने मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है तो अब मुझे भी उसे बदले में क्या देना चाहिए? मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से ही हर चीज में बराबरी का हिसाब रखना सिखाया है। मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें सिर्फ 20 मिलियन ही थे। उसका वो गिफ्ट इतना ज्यादा महंगा था कि सच में उसके सामने मेरे ये थोड़े से पैसे एकदम चिल्लर लग रहे थे। मैं एक असली मर्द हूं, इसलिए मेरा रिटर्न गिफ्ट भी उसके गिफ्ट से कहीं ज्यादा महंगा होना चाहिए, वरना मैं यंग मास्टर अपनी इज्जत और अपना ये भारी भौकाल बाहर लोगों के सामने कैसे बचा पाऊंगा? अगर ये बात बाहर फैली तो लोग कहेंगे कि मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पर पल रहा हूं, इसलिए मैं सीधा ओल्ड मास्टर से मिलने चला गया। खबर सुनते ही ओल्ड मास्टर की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या कहा तुमने? क्या सच में उसने तुम्हें 100 मिलियन की गाड़ी दी है? मैंने चौड़ में सिर हिलाया। हाँ, ये वही गाड़ी है जिसे आपने मुझे पहले दिलाने से मना कर दिया था। ओल्ड मास्टर ने एकदम दुखी शक्ल बनाई और मुझे घूरते हुए सीधा ये पूछा कि क्या तुमने उसे ये महंगी गाड़ी तुम्हारे लिए खरीदने को किसी भी तरह से मजबूर किया था? ये सुनते ही मैंने तुरंत अपनी त्योरियां चढ़ा ली। मैं यंग मास्टर कभी ऐसी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकता हूं कि किसी औरत से जाकर गिफ्ट की भीख मांगू? आखिर मेरा भी कोई अपना स्टैंडर्ड है। ओल्ड मास्टर ने सोचते हुए कहा, बात तो सही है, तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, तुम सच में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करोगे। तो फिर उसने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी आखिर क्यों खरीदी होगी? ओल्ड मास्टर ने मेरी रूह कंपा देने वाला सवाल पूछ लिया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। इसके पीछे भला और क्या वजह हो सकती है? सीधी सी बात है, वो बंदी मुझसे प्यार करती है, तभी तो उसने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है। क्योंकि भाई, जहां पैसा खर्च होता है वहीं तो सच्चा प्यार होता है। मैं जितना ज्यादा बोल रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता जा रहा था। ये तो साफ है कि वो मुझसे प्यार करती है, वरना वो मुझसे शादी ही क्यों करती? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो वो मुझे इतनी महंगी गाड़ी आखिर क्यों देती? मेरे इस सातवें आसमान वाले कॉन्फिडेंस को देखकर ओल्ड मास्टर अचानक एकदम खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ बोलना चाहते थे, पर आखिर में उन्होंने अपनी बात मन में ही दबा ली। तुम्हारी इस बात में दम तो है, ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अपनी चौड़ में आ गया। ओल्ड मास्टर ने आगे पूछा, तो फिर तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? क्या बस अपना ये भौकाल दिखाने के लिए? नहीं, मैंने तुरंत अपना असली काम बताया। दादाजी, उसने मुझे इतनी महंगी गाड़ी दी है तो क्या मुझे भी उसे बदले में कोई एकदम तगड़ा और कड़क गिफ्ट नहीं देना चाहिए? आखिर मैं एक असली मर्द हूँ। यंग मास्टर कभी भी उससे पीछे नहीं रह सकता। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर सब समझ गए कि मैं यहाँ उनसे पैसे ऐंठने आया हूँ। उन्होंने मुझे एक गहरी नज़र से देखा और पूरे मजे लेते हुए बोले, देखो, असल में किसी भी गिफ्ट में सबसे अहम चीज उसके पीछे छुपी तुम्हारी फीलिंग होती है, और रही बात उसकी, तो उस लड़की ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देख रखा है? ये महंगी चीजें उसके लिए एकदम आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गिफ्ट में सबसे ज्यादा तुम्हारी नियत मायने रखती है। मुझे लगता है कि हाथ से बनी हुई चीज देना सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने तुरंत अपनी त्योरियां चढ़ाई और उनको वहीं पर एक्सपोज कर दिया। आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते? मेरी बात सुनकर ओल्ड मास्टर एकदम सन्न रह गए। मैंने तुरंत उन्हें धमकी दी कि अगर मैंने उसे कोई हाथ से बनी चीज दी और किसी ने पूछ लिया तो मैं सीधा कहूंगा कि दादाजी ने मुझे पैसे नहीं दिए। जब वो समय आएगा और बाहर अफवाह उड़ेगी कि हमारा खानदान एकदम कंजूस है और अपनी बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, तो फिर उस बेइज्जती से मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा। मेरा ये दांव एकदम सही निशाने पर लगा और काम कर गया। पैसा तो बस हाथ का मैल है, लेकिन इज्जत का सवाल सबसे बड़ा होता है। ओल्ड मास्टर तुरंत ढीले पड़ गए और मान गए। उन्होंने मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर अपने अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर करवाने को कह दिया। दादाजी, मुझे 50 मिलियन और दे दो। उसने मुझे 100 मिलियन दिए हैं, अगर मैं भी बदले में सिर्फ 100 मिलियन ही वापस दूंगा तो ये चीज लोगों को देखने में भला कैसी लगेगी? और वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है, एक मर्द बिना पैसों के बाहर कैसे घूम सकता है? अगर वो मुझसे कोई भी महंगी चीज मांगे और मेरे पास देने के लिए पैसे ही ना हो, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि वो बूढ़ा आदमी थोड़ा नाखुश था, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल सही लगी। उसने अपना हाथ हिलाया और बोला, ठीक है, फाइनेंस से अपने 200 करोड़ ले ले। शुक्रिया दादाजी। मैं तुरंत खुशी से पागल हो गया और थोड़ी देर तक उस बूढ़े की जमकर चापलूसी की पैसे मिलने के बाद मैं सोचने लगा कि अब शेन किंग्क्यू को तोहफे में क्या दूं। उसका दिया तोहफा एकदम मेरी पसंद का था, इसलिए मेरा वापसी वाला तोहफा भी उसकी पसंद का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा लोचा तो यह है कि आखिर उस शेन किंग्क्यू को असल में क्या पसंद है। मैंने बहुत दिमाग लगाया और फिर हार मानकर शेन यकीन को बाहर बुला लिया। मैंने बिना कोई फालतू बकवास किए एकदम सीधे मुद्दे की बात पूछी कि तेरी बहन को क्या पसंद है। यकीन ने मुझे एकदम शक की नजर से देखा और बोला, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा, मुझे उसे एक तोहफा देना है। ये सुनते ही वो भड़क गया। उसकी आंखों में साफ शक था। हमारे लोगों के बीच ये अफवाह आग की तरह फैल रही है कि मैंने 4 लड़कियों के साथ रात बिताई है। उसने एकदम कड़क आवाज में मुझसे पूछा, ये जवान, क्या तूने मेरी बहन को कोई धोखा दिया है? क्या तू ये तोहफा देकर उससे अपनी गलती की माफी मांगने की कोई चाल चल रहा है? मैं ये सुनकर एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे लगा था कि इसने मेरी चुगली की है।
इसलिए मैंने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए और उसे सच बता दिया कि तेरी बहन ने मुझे कोनिग्सेक जेमरा गाड़ी दी है। मेरी बात पूरी खत्म होते ही वो एकदम झटके से हवा में उछल पड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो एकदम पागलों की तरह चिल्लाया, क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बहन ने तुझे सच में कोनिग्सेक जेमरा गाड़ी दी है? मैंने कहा हाँ। क्या तूने अपनी बहन को ये नहीं बताया था कि मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए शायद उसने मुझे दिला दी? यकीन गुस्से में चिल्लाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल था और वो मुड़कर वहां से जाने लगा। मैंने जल्दी से उसे पीछे से आवाज दी कि अभी मत जा, तेरी बहन ने मुझे इतनी महंगी गाड़ी दी है तो मुझे भी तो वापसी में उसे कोई तगड़ा सा तोहफा देना पड़ेगा। यकीन ने अचानक अपना सिर घुमाया और तंज कसते हुए बोला, मेरी बहन को क्या पसंद है? वो एक औरत है तो जाहिर है कि उसे मर्द ही पसंद होंगे। अगर तू सच में कुछ देना चाहता है तो मेरी बहन को कुछ आदमी तोहफे में दे दे। इतना बोलकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से कट लिया। मैं वहीं अकेला खड़ा एकदम सुन्न सा रहा। उसकी बकवास मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। किंग को आदमी देने का क्या मतलब है? क्या वो मुझसे खुद को ही धोखा देने को कह रहा है? ये शेन यकीन पक्का दिमागी तौर पर बीमार है। दूसरी तरफ यकीन गुस्से से आग बबूला हो रहा था और वो एकदम तूफान की तरह अपनी बहन शेन किंग के पास सीधा पहुंचा। बहन, मैंने सुना है कि तुमने उस येजुआन को एक कोनिग्सेक जेमरा दी है। यकीन के इस तीखे सवाल के सामने किंग ने बस बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया। उसके बस एक बार ऐसे सिर हिलाने से यकीन की रही सही उम्मीद भी टूट गई। उसे पहले लग रहा था कि ये जवान पक्का उससे बस झूठ ही बोल रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी बहन खुद ये बात मान लेगी। यकीन को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। आखिर तुम ये जवान को इतनी महंगी गाड़ी कैसे दे सकती हो? वो पूरे 100 करोड़ की है। तुमने आज तक मुझे कभी भी इतनी महंगी चीज नहीं दी, फिर भी तुमने उस यजवान को दे दी जिसे तुम सिर्फ 1 महीने से ही जानती हो। हमारा 20 साल से भी ज्यादा पुराना भाई बहन का रिश्ता क्या इस 1 महीने की शादी के बराबर भी नहीं है? तुम उसे इतनी महंगी गाड़ी कैसे दे सकती हो? यकीन की आवाज एकदम भारी हो गई थी और उसमें साफ दुख छलक रहा था। तुमने मुझे तो आज तक एक भी नहीं दी। ये सुनते ही किंग सच में एकदम हक्की बक्की रह गई। तो असल में यकीन उसके पति से जलन खा रहा था। अगले ही पल वो यकीन गुस्से में पीछे मुड़ा और वहां से तुरंत निकल गया। किंग ने तुरंत पीछे से उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। अब किंग का सिर दर्द के मारे बुरी तरह फटा जा रहा था। अब जाके उसे समझ आ रहा था कि अपनी बीवी और माँ के बीच फंसे हुए एक बेचारे आदमी की जिंदगी कितनी झंड होती है। वो उसे तोहफा दे या फिर ना दे। अगर वो गाड़ी देती है तो सीधे 200 करोड़ का चूना लगेगा, और अगर नहीं देती तो उसका भाई पक्का गुस्सा हो जाएगा। किंग ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना फोन बाहर निकाल ही लिया था और उसने एक और गाड़ी बुक करने के लिए फिर से विदेश वाले डीलर से बात की। दूसरी तरफ वो यकीन अंदर ही अंदर गुस्से और जलन से पूरी तरह उबल रहा था। तो उस यकीन ने सीधा लियू जियानली और बाकी दोस्तों को बाहर खाना खाने के लिए बुला लिया और उसने उन्हें खास हिदायत दी कि मुझे ना तो बुलाएं और ना ही कुछ बताएं। लियू जियानली और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका सालों पुराना भाईचारा एकदम टूटने की कगार पर आ गया है। पिछली बार मैंने उन सभी से शेन यकीन की पीठ पीछे मुलाकात की थी और इस बार वो यकीन मेरी पीठ पीछे उनसे मिल रहा है। आखिर ये दोनों असल में मिलकर क्या भसड़ मचाना चाहते हैं? उन तीनों ने आपस में बात की और सबको यही लगा कि ये मामला पक्का मुझसे जुड़ा है। जब से शेन किंग और मेरी शादी हुई है तब से ही ये सब कुछ काफी अजीब हो गया। उन दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता सच में एकदम अजीब सा हो गया है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यकीन का चेहरा गुस्से से एकदम तवे की तरह काला पड़ा हुआ है। यकीन भी ऐसा इंसान था जो बातें पेट में नहीं पचा पाता था। उसने अपना सारा दुखड़ा उनके सामने रो दिया। तुम लोग ही बताओ यार, मेरी बहन आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? उसे और उस यजवान को शादी किए अभी कितना ही वक्त हुआ है। हम 20 साल से भाई बहन हैं, फिर भी उसने उसके लिए कोनिग्सेक खरीद ली, यजवान के लिए खरीद ली और मुझे कुछ नहीं दिया। उसके इतना बोलते ही लियू जियानेली और बाकी दोनों दोस्त एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? बहन शेन किंग ने उस यजवान के लिए कोनिग्सेक खरीदी है? यकीन ने गुस्से में अपना सिर हिलाया। यह सुनते ही वो तीनों अपनी जगह पर एकदम सन्न पड़ गए। उनके दिलों में एक भारी भूचाल आ गया था। उस नल्ले यजवान की किस्मत तो देखो कि वो किस गोबर पर पैर रखकर आया है। शेन किंग जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करना एक बात है, लेकिन वो उसे इतना प्यार और भाव देती है। 100 करोड़ की गाड़ी उसे बस ऐसे ही दे दी। लियू जियानली ने तुरंत आगे बढ़कर शेन यकीन को तसल्ली देते हुए कहा कि तू फालतू में अब उदास मत हो भाई। देख बहन, किंग ने हमारे लिए भी तो कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। यकीन ने उसे घूर कर देखा और बोला, पतली गली से निकल, तेरी खुद की औकात क्या है? लियू जियानली तुरंत भड़क गया और बोला, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी औकात क्या है बहन? किंग के लिए मेरे दिल में जो सच्ची भावनाएं हैं वो कम से कम उस बिना प्यार वाली फायदे की शादी से तो बहुत ज्यादा गहरी हैं जो मेरी और उसकी हुई है। उसके पास खड़े दूसरे दोस्त ने भी तेजी से सिर हिलाया था। उसे भी यही लगता था कि उसकी 10 साल से ज्यादा पुरानी भावनाएं मेरी उस 1 महीने की शादी से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची हैं। लेकिन किंग ने मुझे तो एक पूरी कोनिग्सेक गाड़ी ही तोहफे में दी, जबकि उन बेचारों को एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। आखिर किस बात पर? इसलिए यकीन का अपना वो दर्द और गुस्सा तुरंत ही उन तीनों की भयंकर भड़ास में बदल गया। अब वो तीनों एकदम आग बबूला हो रहे थे। बैलेंग्यू, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, वो बस हंसा और धीरे से बोला, तुम लोगों को अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। यकीन, तेरा और तेरी बहन का आखिर रिश्ता ही क्या है? अगर मैं एकदम कड़वा सच बोलूं तो आगे चलकर भविष्य में तुम दोनों अपनी इसी खानदानी जायदाद के लिए एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन और विरोधी बन जाओगे। और मेरे और तेरी बहन के बारे में क्या? हम दोनों तो अब एक ही फायदे से बंधे हैं। अगर हमारा तलाक भी होता है तो दिया हुआ हर तोहफा पति पत्नी की संपत्ति होता है।
तो उसमें से आधा हिस्सा तेरी बहन को वापस मिल ही जाएगा। मैं ही वो इंसान हूं जो तेरी बहन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा तुम लोगों की। मेरे सामने क्या औकात है मेरे भाई, जरा बता। यकीन एकदम सुन रह गया। क्या अपनी ही बहन के साथ उसका रिश्ता सच में मेरे रिश्ते से इतना ज्यादा कमजोर पड़ गया है? उसने अचानक से बैलेंग यू को बहुत तेज घूरा और जोर से दहाड़ा। तू एकदम फालतू की बकवास कर रहा है। मेरी बहन हमेशा मेरी ही बहन रहेगी। हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। सिर्फ हम दोनों ही हमेशा के लिए एक सच्चा परिवार रहेंगे मेरे भाई। उसने बैलेंग यू को घूर कर देखा। उसके दिल में उसकी बहन हमेशा उसका परिवार रहेगी। रही मेरी बात, तो हम दोनों बस अभी के लिए ही पति और पत्नी बने हुए बैठे हैं, लेकिन अगर हम दोनों का तलाक हो गया तो हम एकदम अजनबी बन जाएंगे। अपनी बहन के साथ उसका रिश्ता किसी भी कीमत पर कभी नहीं बदलने वाला है। हालांकि वो बैलिंग बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और उसने आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एक दिन पक्का ऐसा ही आएगा जरूर। जब यकीन को ये बात समझ आ जाएगी। यकीन को उस गाड़ी की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि उसे उस भारी भावनात्मक भेदभाव से सबसे ज्यादा चिढ़ मची हुई थी यार। उसे हमेशा से यही लगता था कि वो अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे खास इंसान है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये जगह अचानक मेरी हो गई है जो उसे खटका है। उसी वक्त मैं अपने काम से घर वापस लौटा ही था और किंग ने मेरा स्वागत किया। क्या तुमने ही शैनिगन को बताया है कि मैंने तुम्हें वो शानदार कोनिक से गाड़ी दी है? सच सच बता दो। मैंने बहुत ही आराम से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने ही बताया है। लेकिन क्यों? किंग एकदम शांति से बोली, कुछ नहीं, मैंने बस उसे भी एक गाड़ी दे दी। पूरे 3 सेकंड तक मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया और अगले ही पल मेरे अंदर गुस्से की भयंकर आग भड़क उठी। मैं इतना गुस्सा था कि मैंने दांत पीस लिए थे। वो शेन यकीन इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? साले ने देखा कि मेरे पास वो गाड़ी है तो बहन से एकदम वही चीज मांगने पहुंच गया। वो साला इतना बड़ा हो गया है फिर भी इतनी महंगी चीज मांग रहा है। क्या उसे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? ये तो मेरी बंदी का मेरे लिए एकदम इकलौता और खास प्यार था। किंग ने सिर्फ मुझे दिया था, पर अब यकीन के पास भी बिल्कुल सेम वही चीज है। मेरा गुस्सा एकदम कंट्रोल के बाहर हो गया और मेरी खोपड़ी बुरी तरह सटकी। मैंने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और यकीन को एक मैसेज ठोक दिया और सीधा पूछा, तू अब इतना बड़ा हो चुका है, अगर तुझे कुछ चाहिए तो क्या तू खुद से अपने लिए खरीद नहीं सकता नल्ले? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि तू अपनी बहन से वो चीज मंगवा रहा है? उस छपरी ने तुरंत रिप्लाई मारा और बोला, देखो तो ये बात मुझे कौन ज्ञान दे रहा है। मैंने त्योरियां चढ़ाई और तुरंत वापस रिप्लाई किया कि तेरे कहने का क्या मतलब है। उसने एकदम सार्कास्टिक टोन में ताना मारते हुए कहा कि क्या तुम अपने दिल में मेरे कहने का मतलब नहीं जानते? मेरा दिमाग एकदम दही हो गया। क्या तू ये कहना चाहता है कि मैंने तेरी बहन से चीजें मांगी हैं? उसका रिप्लाई एकदम बेइज्जती से भरा था। क्या सच में ऐसा ही सीन नहीं है क्या? अगर तुमने नहीं मांगा तो क्या मेरी बहन तुम्हारे लिए खुद एक कोएनिग्सेक गाड़ी खरीदती? उसकी इस एक लाइन ने मेरे अंदर एकदम तगड़ी आग लगा दी। तू इस यंग मास्टर को इतने सालों से जानता है। क्या मैं किसी भी इंसान से कोई भी चीज मांगने वालों में से हूं? वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि मैं ऐसा लुक्खा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं हमेशा से एकदम घमंडी रहा हूं, जो अपनी जान से ज्यादा अपने भौकाल की इज्जत करता है। मैं किसी से कोई भी चीज कभी नहीं मांगूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन ने खुद अपनी मर्जी से वो चीज मेरे लिए खरीदी हो? तभी उस तरफ से उसका एक बहुत ही बड़ा शक मेरे पास एक मैसेज में आ गया। अगर तुमने नहीं बताया तो मेरी बहन को कैसे पता चला तुम्हें कोएनिग्सेक पसंद है? ये मैसेज देखकर मेरी भी हवा टाइट हो गई। मुझे लगा तुमने अपनी बहन को बताया। उसने कहा, मैंने नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कौन था? उसने बोला, मुझे नहीं पता। ये बात सुनते ही हम दोनों के ही दिमाग में एक बहुत भारी सस्पेंस और लोचा छा गया था। मैं इस बात पर और ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी तोप वापस उसकी तरफ घुमा दी। ठीक है, इस लफड़े को अभी के लिए साइड में रखते हैं। अब तुम्हारी असली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो एकदम कंफ्यूज हो गया और बोला, मेरी प्रॉब्लम? अरे भाई, भला मेरी जिंदगी में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? मैंने एकदम सीधा मुंह पर जवाब दे मारा कि वैसे भी तू अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तू सी सिटी के इतने मशहूर और बड़े शेन खानदान का इकलौता यंग मास्टर है। अगर तुझे कोई चीज पसंद आती है तो क्या तुझे खुद से उसे अपने लिए खरीदना नहीं आता? फिर भी तू इतनी बेशर्मी से अपनी बहन से वो चीज मांगता है। उसने एकदम सुन्न होकर मुझसे पूछा। मैंने क्या मांगा? भाई, मेरी तो खोपड़ी सटक रही थी। अगर तूने नहीं मांगा होता तो क्या तेरी बहन तेरे लिए खुद से वो कोएनिग्सेक गाड़ी खरीद कर लाती? तू ये कह रहा है कि मेरी बहन ने मेरे लिए भी एक कोएनिग्सेक खरीदी है? मेरा दिल एकदम नीचे बैठ गया। क्या तुझे ये नहीं पता था? वो सुनते ही एकदम खुशी से पागल हो गया। अब मुझे पता चल गया। ऐसा लगता है कि मेरी बहन अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैंने तंज कसा और मन में सोचा, ये पक्का इसी बेशर्म ने खुद मुंह खोलकर मांगा होगा। हाँ, एकदम सही बात है, मैंने ही मांगा था। तो क्या हुआ? मेरी बहन बस मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है और मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है। वो मेरे लिए कुछ भी खरीदने को हमेशा तैयार रहती है। क्या तुम्हें लगता है मेरी बहन हर किसी ऐरे गैरे को ये दे देगी? मैं तुरंत एकदम पागल हो गया। मेरी नस फट गई। ये कोएनिग्सेक गाड़ी सिर्फ मेरा एकदम अलग और खास भौकाल था, जो मेरी बीवी ने अपने सख्त लौंडे को बड़े ही प्यार से एक इकलौते गिफ्ट की तरह ही दिया था। अब यकीन के पास भी सेम वही गाड़ी है। अब मैं उसके लिए इकलौता नहीं रहा। उसके दिल में मेरी जो कड़क जगह थी उस पर भारी खतरा आ गया है। सबसे ज्यादा खून खौलाने वाली बात तो यह है कि वो चिरकुट यकीन इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। सच बताऊं तो उस नल्ले को इन महंगी गाड़ियों से कोई भी लेना देना नहीं है। उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि अपनी बहन के दिल में उसकी क्या जगह है। उसकी नज़र में वो मुझसे जरा भी कम नहीं है। मैं और वो दोनों उसके लिए एकदम बराबर हैं। घर पर किंग ने देखा कि मेरा मूड थोड़ा उखड़ा है। कुछ नहीं, मैं उससे ये नहीं कह सकता था कि मैं बुरी तरह से जल भुन रहा हूं, क्योंकि
उसने अपने भाई को बिल्कुल मेरे जैसे ही सेम गाड़ी दिला दी है। ये तो मेरी बेइज्जती होगी, जैसे मैं प्यार की भीख मांगने वाला कोई पोपट जोकर हूँ। उसने देखा कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, तो उसने मुझसे और ज्यादा नहीं पूछा। वैसे भी उसने मेरे लिए पहले ही इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली थी। अगर मैं अभी भी भड़का हुआ था तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना पूरा फोकस काम पर लगा दिया। वो सच में मुझे मनाने के लिए अपना और ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकती थी, या ये सोच नहीं सकती थी कि मेरा मूड क्यों खराब है। इस उम्र के लड़के मूडी होते हैं, कभी खुश तो कभी दुखी, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने उसके थके हुए चेहरे को देखा और अंदर ही अंदर मेरा दिमाग और दही होने लगा। मैं अपना गुस्सा बिल्कुल पी नहीं पा रहा था। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था। वो मुझ पर हंसते कि मैं छोटी बात पर रो रहा हूँ, इसलिए मैं वापस श्याओसी के पास गया और मैंने अपनी सारी भड़ास उसके सामने निकाल दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने आंखें घुमाने की अपनी इच्छा को दबाया और मेरे लिए सारा लोचा डिकोड करने लगी। यंग मास्टर, आपको असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको अपना नजरिया बदलना होगा। मैंने शक भरी नजरों से उसे घूर कर देखा और पूछा, कैसे बदलूं आपकी और यंग मिस्ट्रेस की शादी को आखिर हुए ही कितने दिन हैं जो आप ऐसा सोच रहे? वो और उसका भाई तो पिछले 20 सालों से एक ही परिवार का हिस्सा हैं। उसने आपको बिल्कुल आपके साले जैसी ही सेम गाड़ी दिलाई है। ये साबित करता है कि उसके दिल में आप अभी से उसके भाई के एकदम बराबर हो गए हैं। इस हिसाब से यंग मिस्ट्रेस के दिल में आपकी जगह उसके भाई